नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा का पंजाब सीएम भगवंत मान पर निशाना, कहा भगवंत मान का गुनाह माफ करने लायक नहीं। कथित वायरल वीडियो विवाद में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का मामला। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार, सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट में की जांच का महाअभियान। हर संस्थान में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को मिलेगा मेट्रो कनेक्टिविटी। डीएमआरसी ने शुरू किया नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य। प्रमुख सरकारी कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण स्थल जुड़ेंगे सीधे मेट्रो नेटवर्क से। युद्ध खत्म करने के समझौते में परमाणु जांच और फ्रीज की गई संपत्ति को लेकर अमेरिका और ईरान में मतभेद। ट्रंप के परमाणु निरीक्षण पर सहमति के दावे को तेहरान ने किया खारिज। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। सभी समाचार विस्तार के साथ। कथित वायरल वीडियो विवाद में भगवंत मान और भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गईं। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि दांव पर मुख्यमंत्री का मान यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि फेक साइबर रिपोर्ट तैयार करवाई गई और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 10 लाख रुपए रिश्वत का आरोप है। शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप है। तो विवादित वीडियो मामला, जो कि काफी चर्चाओं में है, प्रकाश में आया है। दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान से जुड़े वायरल वीडियो विवाद में कार्रवाई पर गुरुग्राम पुलिस ने बताया है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ चल रही है। जांच में जो भी और जानकारी सामने आएगी उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ चर्चा और पुष्टि की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि एनआईए में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडोक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है। अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी सामने, रिवील होगी तो उस पर भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांव में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टर्स में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई गांव में मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो मान के खिलाफ पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। पंजाब में कई गांव के गुरुद्वारों के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों में सिख संगत से अपील की गई है भगवंत मान के बहिष्कार की।
आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेअदबी से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भगवंत मान का गुनाह माफ करने लायक नहीं है और अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को सिख समुदाय से बाहर कर दिया है। सिरसा ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण का एक बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच की है। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। अयोध्या में कुल 36 कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू कर दी गई है, जिसके लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई। तो एक्शन में है योगी सरकार। सुरक्षा नियमों के पालन के साफ तौर पर निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हर संस्थान के फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश भी दिए गए हैं और इसे अमल में लाने के लिए ग्राउंड जीरो पर टीम भी तैनात है। अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास की पड़ताल की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यानी कि किसी भी सूरत में अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और फायर सर्विस मिलकर निरीक्षण में जुटे हुए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक तो पुलिस लाइन के जो इंचार्ज है वो और एक मेरे नेतृत्व में 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में कानपुर विकास प्राधिकरण ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। कानपुर में छापेमारी के दौरान मानकों के विपरीत संचालित 30 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। कानपुर के काकादेव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां कई संस्थान आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे। इधर गोरखपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायर विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने भी आईं। भवन में आपातकालीन निकासी के लिए केवल एक सीढ़ी मिली, जबकि फायर अलार्म और अग्निशमन व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करती हुई पाई गई। इस जांच में ये भी सामने आया कि कोचिंग सेंटर आवासीय भवन में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में फायर विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा जा रहा है। ये लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद गोरखपुर में सभी कोचिंग संस्थान, गेमिंग सेंटर और एनिमेशन सेंटर में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मेनली फोकस हो रहा है कि इसमें एग्जिट क्लियर हो ताकि सारे लोग सबसे पहले इजिली इवैक्यूएट हो जाएं। उसके बाद फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि फायर उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं और इसके लिए कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उसको अतिशीघ्र उसको जो है पूर्ण करें। मुरादाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुरादाबाद जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अस्पतालों, होटल्स, कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में चेताया है कि जिले के हर संस्थान में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया
लगाया जाएगा। यदि किसी भी संस्थान में नियमों की अनदेखी या कमी पाई गई तो उसके खिलाफ बेहद सख्त और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज से 15 दिन पहले भी एक बैठक की गई थी आपदा से संबंधित, और आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, वीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है। और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है। डीएम ने आगे बताया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार बिल्डिंग्स का सत्यापन किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत आज एक बड़े कोचिंग संस्थान को सील भी कर दिया गया। हमारी लगातार बिल्डिंग का सत्यापन किया जा रहा है और आज भी एक संस्थान को सील किया गया है। इसके साथ साथ 100% जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो नॉर्म्स के अगेंस्ट है उनको हम बंद भी करते हैं। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। अब नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। डीएमआरसी ने करीब 9.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर आज डीएमआरसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बटन दबाकर करीब 2.5 सालों में पूरी होने वाली इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की। ये परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत विकसित की जा रही है। इस पूरी तरह भूमिगत कॉरिडोर में 9 स्टेशन होंगे। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगेन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। डीएमआरसी के मुताबिक ये नया कॉरिडोर मैजेंटा लाइन को आरके आश्रम मार्ग तक बढ़ाएगा। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय को येलो, वॉयलेट तथा मैजेंटा लाइन के ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। दिल्ली की तकरीबन 416 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन में ये नया आयाम जुड़ने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ ट्रेन लाइंस, मेट्रो लाइंस चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर बीच में शिवाजी पार्क स्टेडियम जो है उसका स्टेशन आएगा। ये पूरा लूप बनेगा और इसके अंदर लाखों जो हमारे इस लाइन पर जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होने वाला है। बात बारिश और बदहाली की करते हैं। मुंबई में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में गंभीर जल भराव हो गया है और अंधेरी का एक सबवे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में मानसून झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जाने वाले यात्रियों के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दूतावास ने अगले नोटिस तक भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी ईरान यात्रा न करने की सलाह दी है। किसी भी कारण से यात्रा टालना संभव न हो तो जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सावधानी बरतने, हर समय सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। इसके साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जा रहे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय दूतावास के पास अपनी जानकारी रजिस्टर करा दें। हर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने को भी कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद भारत के लिए रवाना हुए 11 जहाज अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इन 11 जहाज़ों में से 3 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर हैं, जो लगभग 2,85,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि इसके अलावा अन्य जहाज़ों में एक विदेशी ध्वज वाला एलपीजी टैंकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी बल्क कैरियर शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेकर भारत पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 10 भारतीय जहाज अभी भी पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारी नजरें उन पर बनी हुई है। We have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. रुक करते हैं अगली खबर का। भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ भ्रामक और निराधार दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। तो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है, जिसको लेकर के सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है और भ्रामक दावों का खंडन भी किया है। ये भी देखा गया है कि सनसनीखेज प्रचार के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के प्रयास में पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण किया जाता है। उच्च स्तर के मिश्रण को लागू करने का निर्णय व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, साथ ही साथ अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। इस कार्यक्रम में एथेनॉल उत्पादन में उपयोग होने वाले कृषि कच्चे माल की निरंतर मांग भी पैदा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि दर्ज की गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। जी हाँ, जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। एक तरह का ये अल्कोहल है। तो क्या है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, ये जानिए ग्राफिक के जरिए। गन्ने मक्के के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल होता है। एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल ईटेन और E20। जी हाँ, ईटेन का मतलब 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को भी समझिए, जो E10 और E20 का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। E10 का मतलब 90% पेट्रोल और उसमें 10% एथेनॉल होता है। E20 का मतलब होता है कि 80% पेट्रोल है और 20% इसमें एथेनॉल होता है।
अब आखिर कैसे बनता है एथेनॉल, ग्राफिक के जरिए ये भी समझे, क्योंकि गन्ने का जो रस होता है वो गुड़ और चावल के साथ मिला करके, मक्का भी इसमें इस्तेमाल होता है, इसके साथ एथेनॉल तैयार होता है। फर्मेंटेशन सहित कई प्रक्रियाओं से होकर के ये गुजरता है और उसके बाद एथेनॉल तैयार होता है। कच्चे माल में मौजूद जो शर्करा होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, तो तमाम तरह के जो भ्रामक दावे किए जा रहे थे उसका खंडन किया गया है सरकार की तरफ से। और हम भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागरूक रहिए, सचेत रहिए और भ्रामक दावों पर भरोसा नहीं करिए। एथेनॉल मिश्रण के क्या लाभ होते हैं? जैव ईंधन है एथेनॉल, साथ ही साथ नवीकरणीय और पादप आधारित ऊर्जा स्रोत है ये, भारत के लिए भी और बाकी दुनिया के तमाम देशों के लिए भी। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हानिकारक उत्सर्जन में कमी आती है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में ये सहायक भूमिका निभाता है। तो एथेनॉल मिश्रण के क्या कुछ लाभ हैं ये भी जानिए कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में ये साफ तौर पर सहायक सिद्ध होता है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भी ये काफ़ी फायदेमंद है। पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम करता है, सीधे सीधे पेट्रोल आयात की निर्भरता को घटाने का काम करता है और देश के आयात बिल में ये कमी लाने का भी काम करता है। वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की आय में इससे बढ़ोतरी संभव है। आइए आगे बढ़ते हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है तो वो ईरान के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर देंगे। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि निरीक्षण को लेकर ईरान ने सिद्धांततः सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निरीक्षण संबंधी आश्वासन प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो वार्ता तत्काल रूप से रद्द कर देते। वहीं तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस बुलाने या परमाणु स्थलों के निरीक्षण की अनुमति देने पर कोई सहमति नहीं दी है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। दूसरी ओर पनामा लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हो गया। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल के शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करना होगा। इधर फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वो 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जब 1975 में आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष के थे और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भूमिगत रहकर तानाशाही शासन के खिलाफ लड़े। उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया और जेल में बंद नेताओं के परिवारों की सहायता भी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उस दौरान कई बार अपने भेष बदले और भूमिगत रहकर संघर्ष किया। पीएम मोदी ने आपातकाल और उसके बाद की परिस्थितियों पर संघर्ष मां गुजरात इस नामक की एक पुस्तक भी लिखी है। तो देखिए आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। 50 साल पहले की दास्तान जब जुबान पर आती है तो आंखें नम और मन बेसुध हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में उल्लेखित उस दौर में जो भी निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे तानाशाही व्यवस्था ने कुचल दिया। इसकी शुरुआत अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेल में ठूसने से हुई। जबकि जुल्म ज्यादती के उस दौर में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें अग्रणी भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। 25 साल के पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लक्ष्मण राव इनामदार, केशव राव देशमुख और वसंत गजेंद्र गढ़कर जैसे गुजरात के आरएसएस के प्रमुख लोगों के अधीन काम किया। साथ ही नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेगड़ी के साथ समन्वय से काम किया, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व किया। गुजरात पुलिस के अत्यधिक सतर्क रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान पुलिस के गिरफ्त से बचते रहे। उन्होंने एक साधु, एक सरदार, एक अगरबत्ती विक्रेता और यहाँ तक एक पगड़ीधारी बुजुर्ग सिख का वेश धारण किया ताकि वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। उन्होंने एक बार मुंबई के एक मिशन के दौरान भावी भाजपा नेता मकरंद देसाई के बेटे के रूप में खुद को पेश किया। यह योजना उन्होंने निगरानी से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की थी। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों की छपाई, अनुवाद और राष्ट्रव्यापी वितरण की देखरेख की। उन्होंने कोड सिस्टम की शुरुआत की, फोन नंबर में अंकों की अदला बदली की, सत्यनारायण पूजा जैसे धार्मिक समारोहों के आयोजन से अभियान को गति दी। गुप्त आरएसएस बैठकों के लिए चंदन का कार्यक्रम, एक कोड वाक्यांश रखा गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को पुलिस के संदेश से बचने के लिए बैठक स्थलों के बाहर अपनी चप्पलें बिखेरने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेगड़ी और वीएम तार कुंडे जैसे आपातकाल विरोधी नेताओं की गुजरात में प्रमुख यात्राओं का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जेपी को रिहा करो और आपातकाल हटाओ जैसे नारों के लिए भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक युवा स्वयंसेवक हतोत्साहित महसूस कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, भले ही आप अकेले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की मंशा सही है तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद स्वयं सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और भोजन पहुंचाने का काम किया। उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हुए संघर्ष मां गुजरात की रचना की। इसकी प्रशंसा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे पटेल ने की थी। द इकोनॉमिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ने आरएसएस के अनूठे और संगठित प्रतिरोध को स्वीकार किया। खास तौर पर गुजरात को एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दी। आपातकाल के अनुभवों ने गहराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को प्रभावित किया। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे भारत के सबसे लोकतांत्रिक संकट के दौर में देश ने एक प्रिय नेता को गढ़ा।